हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही खुश और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं पूनम प्रजापति रसायन विज्ञान की कक्षा 11वीं में आप सब मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सब बहुत खुश हैं ना? अगर हैं और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं तो फटाफट जल्दी से जुड़ते हुए कमेंट करते रहिए कि आप सब बहुत अच्छे हैं। राइट, मैं भी बहुत अच्छी हूँ क्योंकि मेरे साथ आप इतने सारे बच्चे एक साथ लाइव जो जुड़ रहे हैं। राइट मेरे बच्चों, तो फटाफट जल्दी से जुड़ो, जल्दी जल्दी जल्दी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में कमेंट कर दो और लाइक बटन पर भी क्लिक कर दो। चले जी, चलते हैं आगे। बच्चों, हम सब ने 11th क्लास में अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आप सब ने सारे टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे से पढ़ लिए होंगे, ये मुझे विश्वास है। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है, परमाणु संरचना। राइट, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज वो देखेंगे। साथ ही हम लोग आज उन टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए। सेकंड इम्पॉर्टेंट बात नोट कर लेना, ये जो चैप्टर है बेटा आपको 11th में भी बहुत काम आने वाला है। इवन केमिस्ट्री के साथ साथ ये टॉपिक आपको फिजिक्स में भी बहुत हेल्प करता है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़ेंगे ताकि आपको 12th में ज़्यादा दिक्कत ना आए। ओके, तो फटाफट चलते हैं आगे। अपन देखते हैं कि आज अपन कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अपन आज पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, किस तरीके से की, कैसा मॉडल दिया। राइट, उसके बाद हम देखेंगे इसी के साथ इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन की खोज, इसके बारे में किसने बताया, न्यूट्रॉन की खोज, और साथ ही हम एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे इसी बीच, परमाणु मॉडल्स, जो इन्हीं के बीच में आएगा, वो भी हम आज ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सब समझना है तो लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहना है। लास्ट में मैं बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाता है। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ उसमें से, तो लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिए। जितनी अच्छी सीटिंग होगी बच्चों उतना ज्यादा समझ में आएगा, ये मेरा आपको क्या है, पूरा पूरा मैं आपको ये विश्वास दिला रही हूँ। राइट, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक ज्यादा समय को ना गवाते हुए। अपना आज का टॉपिक क्या है, सबसे पहले अपन देखेंगे कि डाल्टन के अनुसार हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो डाल्टन ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। राइट, कि एटम जो है, परमाणु संरचना जो है वो क्या है, और वो परमाणु संरचना में परमाणु क्या है। ये थ्योरी वैसे तो हम लोग क्या है फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करके आए। राइट, वहां पर हमने देखा था कि डाल्टन ने कहा था ना कि परमाणु एक क्या होता है, अविभाज्य कण होता है। राइट, तो डाल्टन ने ही सबसे पहले ये बताया था। तो डाल्टन ने क्या कहा था, एटम को लिया था। ओके, एटम में उसने कहा कि परमाणु को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, जिसमें दो शब्द होते हैं, ए और टम। ए का मतलब होता है नॉट और टम का मतलब होता है कट, यानी कि अगर दोनों को जोड़ दूं तो नॉट कट, जिसे काटना संभव नहीं है। राइट, तो ये डाल्टन ने बता दिया था। अब डाल्टन को, जब डाल्टन ने इस चीज को बताया, उन्होंने समझाया, तो उसके बाद में इस पर रिसर्च होना शुरू हुआ। रिसर्च हुआ तो बताया गया कि परमाणु विभाजित नहीं है, लेकिन उसमें कण तो मौजूद हैं। उन कणों को क्या कहा गया, उन कणों की रिसर्च कैसे हुई, तो वो आगे जाके अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे अपन आगे की बातों को डिस्कस करेंगे। डन, चलते हैं आगे। क्या कहा जी डाल्टन ने, जो हमने समझा क्या वही कहा, बिल्कुल वही कहा है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है,
प्रयोगों द्वारा प्रमाणित हो चुका है कि परमाणु कई प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से भी मिलकर बना होता है, जिनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रमुख भाग हैं। इन तीनों कणों को परमाणु के मौलिक कण भी कहते हैं। मौलिक कण या अपरमाणविक कण भी कहा जाता है। राइट, बात क्लियर हो गई तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। बच्चों मैं पूरा प्रॉपर्ली नोट्स बनवा रही हूँ। ये अब आप लोगों में कितना उत्साह है, कितना जोश है, वो तो आप मुझे कमेंट में ही बता सकते हैं कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं या नहीं। राइट, ले लिया, चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। राइट, पहला अपना अपरमाणविक कण या यूं कहा जाए मौलिक जो कण है उसमें आता है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जरा ध्यान से गौर से सुनो। जनरली ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है थॉमसन ने की, कभी कह देते हैं कि डाल्टन ने की। ऐसा नहीं है, अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा, ठीक बात है, चलता गया। लेकिन सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन के बारे में रिसर्च हुआ वो सबसे पहले एक कांच की नली में हुआ। कांच की एक निर्वातित नली ली गई, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के कणों की खोज की, और वो किसने की, माइकल फेराडे ने की। सबसे पहले किसने की बेटा, माइकल फेराडे ने की थी। ओके, डन। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पर जब रिसर्च हुआ तो थॉमसन आया था। तब उसे थॉमसन ने इसके बारे में रिसर्च करके उसके द्रव्यमान को बताया, तो वो थॉमसन सेकंड पार्ट था। राइट, फर्स्ट कौन था, माइकल फेराडे। तो उसने क्या किया, किस तरह से रिसर्च की, तो आपके सामने एक तस्वीर नजर आ रही है। राइट, इसे निर्वातित कांच की नली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ये एक निर्वातित कांच की नली है। निर्वातित कांच की नली है, ठीक है जी। ठीक है, निर्वातित कांच की नली है जिसके अंदर एनोड और कैथोड लगे हुए हैं, यानी कि ये कैथोड का हिस्सा हो गया और ये एनोड का, जिसे कहां पे जोड़ दिया गया है, एक उच्च वोल्टता वाली बैटरी से जोड़ दिया गया है, जोड़ दिया। और यहाँ पर जब क्या किया गया, माइनस से निकला, प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन गया, और इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत क्या होती है, धारा। तो माइकल फेराडे ने क्या किया कि एक निर्वातित कांच की नली ली, उसे क्या किया, आवेशित करवा दिया, यानी कि बैटरी से दो तार लगा दिए, और जब विद्युत धारा प्रवाहित की तो उन्होंने देखा कि जब धारा प्रवाहित हो रही है तो कुछ कण नजर आ रहे हैं जाते हुए। कैसे पता चला, ऐसे तो कण दिखाई नहीं दे सकते, केवल कांच में कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, निर्वातित पंप जो था उसमें क्या किया, गैसें भर दी, कोई गैस भर दी, और गैस कैसी, अक्रिय गैस। कौन सी गैस बेटे, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस क्यों, क्योंकि ये गैसें जो हैं वो किससे रिएक्शन नहीं करती, कोई भी कण से रिएक्शन नहीं करती हैं। तो उन्होंने अक्रिय गैस भर दी निम्न दाब पर, भर के देखा जब धारा का प्रवाह हो रहा था तो कुछ कण जो हैं वो जाते हुए नजर आए। ठीक है, यहां तक तो उन्होंने कह दिया कि ये जो कण है वो कहां से निकल रहे हैं, कैथोड से। कहां से निकल रहे हैं, कैथोड से निकल रहे हैं। तो इन पर कौन सा चार्ज बताया, ऋणावेश बता दिया, क्योंकि माइनस से निकल रहा है तो कण तो माइनस चार्ज वाला ही होगा। और इन्होंने कहा कि ये कैथोड से जो कण लग रहे हैं उन पर चार्ज क्या है, नेगेटिव। ये बात क्लियर हो गई, यहां तक फेराडे ने बताकर छोड़ दिया। और उन्होंने कहा जो ये कण निकल रहे हैं, इन कणों को उन्होंने क्या कहा, कैथोड से निकल रही थी तो इन्हें कह दिया क्या, कैथोड किरणें। राइट, ये कण जो है एक ही स्थिति में नजर आए तो उन्हें किरणों के रूप में बताया और कहा ये कैथोड किरणें। अब उन्होंने इसकी विशेषताएं बताना शुरू की, कैथोड किरणें क्या होती है, किस दिशा में जाती, तो उन पर डिस्कस कर लें। बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन की खोज कहां शुरू हुई, एक कांच की नली से, जिसमें निर्वातित क्या कर दिया, निर्वातित कर दिया, और उसके अंदर एक क्या कर दी, निम्न दाब पर गैस भर दी गैस, और वो गैस अक्रिय कर दी। ओके,
उसके बाद उन्होंने देखा कि जब धारा का प्रवाह हो रहा था तो वहां पर कुछ कण जो है वो गति करते हुए एक रेखा या किरण के रूप में नजर आए, तो उन्होंने नाम क्या दे दिया, कैथोड किरणें। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं कि कैथोड किरणें क्या होती हैं और ये इलेक्ट्रॉन शब्द कहाँ से आया, राइट। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अब ये कह रहे हैं कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन, तो क्या है कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन, जरा ध्यान देंगे। कांच की क्या है भाई, एक नली जिसमें किसी गैस को लेकर अत्यंत कम दाब पर तथा उच्च विभवांतर पर क्या किया, विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर विसर्ग नली में कैथोड से एक प्रकार की किरणें निकलती हैं जो सीधी रेखा में गमन करती है। पॉइंट टू नोटेड, सीधी रेखा में कैसे गमन करती है, इस बात को भी सिद्ध किया उन्होंने। अभी देखेंगे अपन एक डायग्राम से कि सीधी रेखा में कैसे। और सामने की दीवार पर कोई क्या करती है, सामने की दीवार पड़ती है, इन किरणों को कैथोड किरणें कहा। क्लियर, ये मैंने समझा दिया। स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट, देखिए जल्दी से, टाइम को कंज्यूम ना करते हुए चलते हैं आगे। कैथोड किरणों के गुण, अब वो गुण क्या थे, है ना। तो पहले तो ये सीधी रेखा में गमन करती है। सेकंड, अपारदर्शी वस्तु के सामने पर वस्तु की छाया कैथोड के दूसरी तरफ होती है। प्रमाणित होता है कि ये किरणें सीधी रेखाओं में चलती है। कैसे, देखेंगे जरा। कैथोड से निकली क्या है, कैथोड, ठीक है बच्चों, कैथोड से किरणें निकली। अब क्या किया, कोई क्या कर दिया, एक धातु की वस्तु पारदर्शी लगा दी। जैसे ही पारदर्शी लगाई तो वो आगे नहीं जा रही है, अब उसकी छाया बन रही है पीछे की ओर। ये देखा गया, दिख रही है छाया, वस्तु की छाया बन रही है। यहाँ पर जो एनोड पीछे लगा था ना, उसको नीचे की साइड में कर देगा, क्योंकि ये तो अपने को दिखाई नहीं देगा। पहला क्वेश्चन, सीधी रेखा में कैसे। अपन जानते हैं कि प्रकाश की जो किरणें होती है वो सीधी रेखा में ही गमन करती हैं। साथ में ही अपन ने ये भी देखा है कि ध्वनि जो है उसकी जो किरणें होती हैं वो भी सीधी रेखा में गमन करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो टेढ़ी भी हो जाती हैं, क्योंकि तभी तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं रूम में, तो पास वाले रूम में सुनता है ना, इसका मतलब डायरेक्शन बदल जाती है। लेकिन प्रकाश में क्या है, रूम में अपन बैठे हैं तो अपने रूम में ही अपन देख सकते हैं, क्या पास वाले रूम में देख सकते हैं, नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये प्रकाश केवल सदैव क्या होता है, सीधी रेखा में ही गमन करता है। यदि आपने पर्दा लगा दिया तो अब वो वहीं पर रुक जाएगा, उससे आगे नहीं जा पाएगा। क्लियर, पॉइंट क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये कहना चाहता है। तो सीधी रेखा में यहाँ पर आपने वस्तु रख दी तो अब वहीं पर रुक गया और इसकी छाया पीछे की ओर बनती हुई नजर आई। क्लियर हो गया। यानी कि कैथोड किरणें क्या होती हैं, जो कैथोड से निकलती हैं, ये सीधी रेखा में गमन करती हैं। और क्या होता है, इन पर कौन सा आवेश होता है, ये ऋण आवेशित होती है। क्लियर। और ये जो कण होते हैं इन्हें ही क्या कहा, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। मेरे बच्चों को बात समझ में आ गई तो फटाफट लाइक कर दें और कमेंट कर दें, शायद बात क्लियर हो गई है। डन, चलते हैं आगे। अगला पॉइंट कहता है कि इन किरणों के मार्ग में हल्का क्या रख देने पर, इन किरणों के मार्ग में हल्का सा कोई भी पैडल रख देने पर यह अपनी धुरी पर ही नाचने लगती है, वहीं घूमती रहेगी, फिर आगे जाएगी ही नहीं। अब कमरे में लाइट है तो केवल कमरे में ही रोशनी होगी ना, बाहर तो रोशनी नहीं होगी ना भाई। तो वहां पर आपने दीवारें लगा दी है तो कमरे में ही नाच रही है ना लाइट। तो वही ये कह रहा है कि जहां पर आपने पर्दा लगा दिया तो उसी जगह पर क्या करती है, घूमती रहती है। देखो ये आपके सामने तस्वीर में नजर आ रहा है, यहाँ पर लगा दिया तो यहाँ पर ये यहीं पर घूम रही है, राइट। देखो जी, देखो समझ आ गया होगा। ये तो क्लियर हो गई सारी कैथोड किरणों के सारी बातें जो हैं वो डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है। ये आपका बिल्कुल सिलेबस एनसीईआरटी को कवर करते हुए मैं बता रही हूँ। ये सारे टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी में एकदम क्लियरली मैं समझा रही हूँ, आपको बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने मेरे नोट्स अच्छे से पढ़ लिए हैं तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। डन, ओके जी, चलते हैं आगे। अगला पॉइंट कहता है कि विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ये किरणें विचलित होती हैं। इनके विचलन की दिशा से ज्ञात होता है कि ये क्या है, ऋण आवेशित कण है।
यानी कि माइकल फेराडे ने सीधी रेखा में गमन को डिस्क्राइब किया, साथ ही इन पर ऋणावेश ही होता है इसको भी डिस्क्राइब किया। और ये किरणें जो हैं विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं, इसीलिए इन्हें जब विद्युत और या चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये विचलित हो जाती हैं, जो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। देखो बच्चों, अपन ने यहाँ पर क्या किया, अपन ने यहाँ पर देखा कि अपने पास क्या है, अपने पास बैटरी लगी हुई है और यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, एक चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर दिया चुंबकीय क्षेत्र आरोपित। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया तो माइनस से चलने वाली जो किरणें थी वो क्या हो रही हैं, प्लस प्लेट की ओर क्या हो रही हैं, गमन कर रही हैं, जा रही है ना, तिरछी हो गई ना। तो इसलिए जो भी कोई भी आवेशित कण यदि प्लस की ओर जाता है तो इसका मतलब उस पर माइनस चार्ज, और माइनस की ओर जाता है इसका मतलब प्लस चार्ज। क्लियर? तो इस प्रकार इन कैथोड किरणों के बारे में पूरा टॉपिक क्लियर हुआ। इलेक्ट्रॉन की खोज पर डिस्कशन पूरा हो गया था, राइट। उसके बाद आया था कौन, थॉमसन, जिन्होंने क्या कहा कि जब आवेश पता चल गया तो आवेश का मान कितना और ये जो कण है इनका इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना होता है, ये भी इन्होंने बताया। तो ये बात क्लियर हो गई। फटाफट देखो जल्दी से क्या करेंगे, अपन स्क्रीनशॉट लेंगे। डन, ओके जी, चलते हैं आगे। अब ये कह रहा है कि विसर्जन नली में भिन्न भिन्न गैस भिन्न भिन्न धातुओं के कैथोड का प्रयोग करते हुए हर हालत में एक ही प्रकार के कण निकालती है। अतः ऋण आवेशित कणों में प्रत्येक तत्व के प्रत्येक परमाणु में मौलिक अवयवी कण होते हैं। डाल्टन ने कहा था ना कि परमाणु सूक्ष्म कण है, लेकिन उस पर रिसर्च हुआ तो कहा ना कि मौलिक कण है। तो मौलिक कण जो होता है हर परमाणु में होगा, हर कण में होगा। हर कण में यदि क्या है, परमाणु में यदि कण मौजूद है तो वो कण जो है उन पर आवेश, उन पर जो चार्ज होगा वो हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा, राइट। इसलिए इन कणों की व्याख्या की गई। चलते हैं आगे। ये कह रहे हैं कि अब बता दिया, अब कौन आया फेराडे के बाद, थॉमसन। थॉमसन क्या कह रहा है कि इन कणों पर आवेश और द्रव्यमान का अनुपात प्रयोग द्वारा ज्ञात हुआ। इन्होंने विभिन्न विसर्जन नलियों का उपयोग किया और इलेक्ट्रोड के काम में लाया था। विसर्जन नली में विभिन्न गैसों का भी प्रयोग किया। यानी कहने का मतलब क्या है, इन्होंने क्या किया, जब वो नली ली थी और उनके ऊपर क्या लगाया था, जब वो चार्ज लगा था तो उन्होंने देखा कि इस पर अलग अलग गैसें भरो, अलग अलग गैसें भरो, ठीक है। लेकिन वो सब गैसें क्या होनी चाहिए, अक्रिय ही होनी चाहिए, क्रियाशील नहीं होनी चाहिए। अलग अलग गैसें भरो और अपन क्या करें, धारा का प्रवाह करो। तो जैसे जैसे धारा का प्रवाह होता जाएगा वहां से कण निकलते जाएंगे और वो कण जो हैं उनकी छाया बनती रहेगी। यदि आपने पर्दा लगा दिया है तो, अगर पर्दा नहीं लगाया है तो सीधी रेखा में गमन करती रहेगी। तो इस प्रकार उन्होंने देखा कि ये जो कण है इनके ऊपर आवेश कितना होता है, तो सभी कणों पर समान आवेश प्राप्त किया गया और कण पर आवेश और उस कण के द्रव्यमान का जब अनुपात निकाला तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी सामने आ गया, जो प्रत्येक कण पर क्या था, समान था, राइट। तो चलते हैं आगे, फटाफट इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। डन, चलते हैं आगे। अब ये कह रहे हैं कि आपके सामने ये जो लिखा गया है वो ये कह रहे हैं कि हर हालत में EM का मान जो है वो क्या होगा, E/m क्या होता है बेटा, उस कण का द्रव्यमान हमेशा कितना आया, 1.76 × 10⁸ अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन करेंगे और ग्राम में ही पाया गया। इससे सिद्ध होता है कि सभी परमाणुओं के मौलिक अवयवी कणों का मान इलेक्ट्रॉन रखा गया और उनका मान क्या होता है, समान होता है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाफट, जरा झट जल्दी से, चलो चलो। अब आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। पहले परमाणु डाल्टन ने बताया, उसके बाद में फेराडे ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन के कण के बारे में रिसर्च किया, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया।
अब इलेक्ट्रॉन की अपन क्या करेंगे, विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। फटाफट देखो क्या कहता है कि आवेश क्या होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश से युक्त कण है जो प्रत्येक तत्व के परमाणु में उपस्थित होना अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है बच्चों? 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। फटाफट फटाफट सेकंड, इसका द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान E/m और E के मान, यानी कि आपको यदि किसका मान चाहिए, आपको यदि इलेक्ट्रॉन का मान चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कण का आवेश बट्टा उस कण का द्रव्यमानों का अनुपात अगर हम निकाल दें तो हमें किसका पता चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात हो जाता है, जो कि आपके पास इस प्रकार प्राप्त होगा। थॉमसन ने प्रयोग से E/m यानी कण का द्रव्यमान निकाला 1.76, जबकि मिल्कन ने एक कण पर आवेश निकाला। मिल्कन तेल बूंद प्रयोग, आपके एनसीईआरटी में साइड में एक टॉपिक दिया हुआ है जिसमें एक जार बनाया हुआ है, उसमें 2 धातु की प्लेटें और बीच में एक छिद्र डाल दिया और उस पर तेल की एक ड्रॉप डाली, ऑयल की डाल दी और उसके ऊपर क्या किया, स्प्रे किया, राइट। उस पे जब धातु के प्लेट में से जब वो तेल की बूंद गिरी तो उसमें देखा गया कि वो जो बूंद है उसको माइक्रोस्कोप से देखा गया तो उसके ऊपर जो आवेश था वो आवेश, और उस पे आवेश का मान कितना आया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये मिल्कन ने बताया था। इसे इसीलिए बताया गया मिल्कन तेल बूंद प्रयोग कहा गया। ये साइड में लिखा गया था तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया आप लोगों को। तो ये बात क्लियर हो गई बच्चों? ओके, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से ताकि हम अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाल सकें, जो कि किस प्रकार है, सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये क्या है आपके पास, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालना है। किसका? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान चाहिए। आपको क्या चाहिए बच्चों? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है जी। अब ये द्रव्यमान निकालना है तो E कण का क्या है, आवेश, E/m क्या है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान। ठीक है, कण का द्रव्यमान, सॉरी, ये है कण का द्रव्यमान और यह है कण का आवेश। ठीक है, तो आप अब इसका मान ये होगा, कण पर आवेश, कण का द्रव्यमान, दोनों की वैल्यू कितनी आई, ग्राम में 9.1 इंटू 10⁻⁻28। इसे आप नोट करेंगे और यदि केजी में लिखें तो -31 हो गया ना। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻21, जबकि एक कण पर आवेश होता है, आवेश नहीं, एक कण का द्रव्यमान होता है 1.76 इंटू 10⁻8। डन? क्लियर हो गया होगा। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, ये बातें बहुत जरूरी है। चैप्टर में आप जब पढ़ते हैं तो क्लियर नहीं होती है, इसीलिए इसको इतना डिटेल में मैं बता रही हूँ। ओके, चलते हैं आगे। अब चलते हैं तो एनोड किरणें और क्या है आपके सामने, प्रोटॉन। एनोड किरण और प्रोटॉन किसे कहते हैं? अब एनोड की जब बात आती है बच्चों, तो एनोड किरणें और प्रोटॉन क्या होता है, जरा ध्यान देंगे, है ना। अपन देखते हैं कि अपने पास जो एनोड है, तो वो अपन ने कहाँ देखा था, अपन ने देखा था अभी एक विसर्जन नली ली थी। किसने? माइकल फेराडे ने ली थी ना। उन्होंने 2 चीजें लिखी थी, इधर कैथोड लगाया, इधर एनोड लगाया। वैसे ही प्रोटॉन के बारे में भी डिस्कस हुआ कि जब एनोड से कण कैथोड से कण निकल सकते हैं तो क्या एनोड से नहीं निकलेंगे? निकलेंगे ना। तो फिर वहां पर भी तो हो सकता है कोई ना कोई कण निकले होंगे। तो सिमिलरली जैसे इलेक्ट्रॉन पर रिसर्च हुआ, वैसे ही किस पर रिसर्च हुआ था, प्रोटॉन पर रिसर्च हुआ, राइट।
और प्रोटॉन पर जब रिसर्च हुआ तो प्रोटॉन के बारे में सबसे पहले कहा गया कि यदि विसर्जन नली में कैथोड के बारीक छिद्र दिया जाए तो निम्न दाब पर अधिक विभवांतर पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमें क्या होती है, किरणें धनावेश युक्त होती हैं, अतः इन्हें धन किरणें या फिर केनाल, नाम ध्यान देना, केनाल किरणें या केनाल रे भी कहते हैं। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों, नोट करना, केनाल रे क्या होती है। केनाल रे कैथोड से नहीं निकलती है, कैथोड से निकलती है वो कौन सी किरणें होती है, जरा ध्यान देना, वो कैथोड किरणें होती है, राइट। केनाल किरणें होती हैं जो एनोड से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं, एनोड से निकलती हैं, राइट मेरे बच्चों। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें। अब देखो, सिमिलर जो बात हमने वहां की थी वही यहाँ कर रहे हैं प्रोटॉन के बारे में। तो यहाँ पर बात हो रही है क्या, प्रोटॉन की खोज करने के लिए वही एनोड को इस तरफ रख दिया इस बार और कैथोड को यहाँ, ये रहा आपका कैथोड, दिखाई दे रहा है। अब आपने कैथोड पर छिद्र कर दिए, क्यों, क्योंकि वही बात, जैसे कैथोड से किरणें निकल रही थी तो आगे नहीं जा रही थी ना, सीधा गमन कर रही थी, तो ये भी क्या करती है, सेक ही सीधी दिशा में ही गमन करती है। तो सीधी दिशा में जब गमन कर रही हैं तो यहाँ पर गमन कैसे दिखे, तो कहा कि यहाँ पर क्या कर दिया, छिद्र कर दिया और पीछे की साइड में एक प्रतिदीप्ति पदार्थ लगा दिया, जो कोई भी लाइट या कण गिरेगा तो चमकेगा और नहीं गिरेगा तो नहीं चमकेगा। तो ऐसे चीजों को प्रतिदीप्ति पदार्थ कहते हैं। तो जैसे ही हमने क्या देखा, धारा का प्रवाह हुआ, इधर से क्या हो रहा है, इधर से हो रहा है आपका क्या, इधर से तो हो रहा है, यहाँ से यहाँ तो आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ आ रही है आपकी धारा। तो जब धारा का प्रवाह हो रहा था तो देखा गया कि एनोड से कुछ कण इस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं और वो कण आगे की तरफ निकल जाते हैं क्योंकि ये छिद्रित है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, परत पर कुछ चमकता हुआ पदार्थ दिखाई देता है। पदार्थ चमकता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ किरणें वहां पर जाकर टकरा रही है। क्लियर। तो यहाँ पर जो कण टकराए उन पर धनावेश बताया गया और जिन कणों को क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा गया, राइट। और ये सबसे पहले पता है किसने बताया था, प्रोटॉन की खोज सबसे पहले रदरफोर्ड ने की थी, राइट। चलते हैं आगे, आगे क्या है, अब हम बात करेंगे प्रोटॉन या एनोड या फिर धन किरणों के गुण। वही सिमिलर गुण जैसे अपन ने इलेक्ट्रॉन के पढ़े थे, सीधी रेखाओं में गमन करती है। क्या होता है, जब पर्दा लगा दिया जाता है तो वहां पर आगे छाया प्रदर्शित होती है, उन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, एज सिमिलर एज दिस। देखो क्या कह रही है, पहला पॉइंट कि एनोड जो किरणें हैं वो सीधी रेखाओं में परंतु कैथोड किरणों की विपरीत दिशा में गमन करती हैं। इसके मार्ग में अपारदर्शक वस्तु के रखने पर वस्तु की छाया बन जाती है। सही है, अभी अपन ने डायग्राम में देखा था तो क्लियर हो गई। उसके बाद वो कहता है कि इसके आगे भी कोई पर्दा रख दिया जाए तो ये अपनी धुरी पर ही नाचने लगती है। तो धुरी पर अपने को पता है वहीं पर ही घूमेगी क्योंकि ये सीधी रेखा में गमन करती है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। इन किरणों की प्रकृति विसर्ग नली में प्रयुक्त गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है और ये एक प्रकार के धनात्मक कणों की बनी होती है जिसे प्रोटॉन कहा गया। क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा गया। या फिर इन किरणों को क्या कहते हैं, केनाल रे कहा जाता है। पॉइंट टू नोटेड, प्लीज बच्चों नोट करते जाओ, जो मैं साथ बता रही हूँ। 1 नंबर क्वेश्चन पक्का आएगा आपको, ये मैं कह रही हूँ कंफर्म। आप देख लेना अपने क्वेश्चन, अपने अर्धवार्षिक जो होनी है, हाफ ईयरली जो होती है, उसी में ही देख लेना ये क्वेश्चन आता है। केनाल रे क्या होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, मैं साथ साथ बता रही हूँ, आगे और बताती रहूंगी लास्ट में और अच्छे से क्वेश्चन बता कर जाऊंगी ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। तो लास्ट तक बने रहो, फटाफट कमेंट लाइक जल्दी जल्दी करते रहो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलें जी आगे, प्रोटॉन के गुण। पहला गुण क्या है कि इस पर आवेश क्या होगा भाई,
जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर उतना ही होगा, लेकिन अब चार्ज वहां नेगेटिव था, यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव होकर के प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, अब ये आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान किसके बराबर, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, और इसका द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, जबकि वहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था क्या, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। याद रखो, याद रखो, याद रखो, जो पीछे पढ़ाया हुआ है साथ साथ लेकर चलो। राइट, तो स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट, देखें जल्दी से बच्चों। चलते हैं आगे। अब कौन आ गया, थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब हम बात करेंगे मॉडल की। अब आप सोच रहे होंगे मैम न्यूट्रॉन कहाँ गया, वेट वेट वेट, न्यूट्रॉन की खोज भी थोड़ा बाद में हुई। प्रोटॉन बताया, इलेक्ट्रॉन बताया थॉमसन ने और रदरफोर्ड ने, तो फिर उन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया कि कोई भी परमाणु होता है उसका नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस प्रकार अरेंज होते हैं थॉमसन ने बताया, रदरफोर्ड ने बताया। फिर उन्होंने कहा कि इनका द्रव्यमान कुछ बदल जाता है, एक का कम है एक का ज्यादा है, तो इसमें एक पार्टिकल और है। वहां से ये क्वेश्चन उठा कि वो पार्टिकल कौन सा होगा, तब जाके थर्ड नंबर पर न्यूट्रॉन की खोज बताई गई। तो वो वहीं पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आगे, उससे पहले परमाणु मॉडल को डिस्कस कर लेते हैं। राइट मेरे बच्चों, तो चलते हैं फटाफट शुरू करते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, थॉमसन ने क्या कहा था, परमाणु क्या है। थॉमसन ने कहा कि परमाणु क्या है, एक गोला है, धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बिखरे हुए होते हैं। और उन्होंने कहा कि इस मॉडल को उन्होंने तरबूज से, जो हम खा रहे हैं ना अभी गर्मियों में, तरबूज से कोरिलेट किया और कहा कि तरबूज जो है वो पूरा तरबूज जो है वो एक धनावेशित गोला है जिसके अंदर जो है उसके बीज जो है वो इलेक्ट्रॉन है उसकी तरह ही वो बिखरे हुए रहते हैं। या फिर और यदि एग्जाम्पल लूं, जैसे कि दाल का जो हलवा होता है उसमें जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो किस तरह से बिखरे हुए रहते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो होता है एक परमाणु के अंदर बिखरा हुआ रहता है। बात समझ में आई। तो इसको उन्होंने एक मॉडल से प्रस्तुत किया जो आपके सामने कुछ इस प्रकार रखा गया है। ये एक धनावेशित गोला है बच्चों। क्या है ये, एक धनावेशित, ये एक धनावेशित गोला है जिसमें क्या होता है, केंद्र में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, चारों तरफ बिखरे हुए रहते हैं। ये किसने बोला था, ये थॉमसन ने बोला था। ओके, बात समझ यानी उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से बिखरे हुए, व्यवस्थित रूप से, समान रूप से बिखरे हुए होते हैं। अब ये थ्योरी आगे जाकर क्या रूप लेती है वो हम आगे ही डिस्कस करेंगे। तो फटाफट इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। चले, अब जे थॉमसन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। क्लियर, रह गए धसे हुए, हमें पता चल गया। फिर उन्होंने क्या कहा कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम के समान होते हैं, इसीलिए परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, विद्युतीय रूप से उदासीन, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से क्या होते हैं, एक दूसरे में फैले हुए रहते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, चलते हैं आगे। अब आया रदरफोर्ड। कौन आया, थॉमसन का मॉडल तो क्लियर हो गया, लेकिन उसके ऊपर फिर से रिसर्च किया। पता है हम लोग तो आजकल क्या करते हैं कि थोड़ा सा किसी पर बात होती है, हम लोग उसकी जागरूकता नहीं है कि इस पर और क्या हो सकता है। साइंटिस्ट क्या करता है कि रिसर्च पर रिसर्च करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी ये बात क्लियर नहीं है कि परमाणु धनावेशित पूरा गोला है या इसके केंद्र में है वो स्थित है, या फिर पूरे में इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित है या नहीं। तो फिर थॉमसन के बाद रदरफोर्ड ने फिर से रिसर्च किया, परमाणु मॉडल दिया और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार से व्यवस्थित है जानने के लिए फिर से उन्होंने क्या किया, 1911 में एक सोने की पन्नी पर
अल्फा कणों की बौछार की। अल्फा कण क्या है? अल्फा कण जो होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे कण होते हैं। उन कणों की क्या की? बौछार की। उनकी कणों की बौछार करके देखा कि क्या रिजल्ट आता है। तो उन्होंने कहा कि जब अल्फा कणों की बौछार की जाती है तो कोई भी सारे कण जो होते हैं वो या तो सीधे निकले जा रहे हैं, कुछ टेढ़े होते जा रहे हैं और कुछ वापस भी आ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है आपको इस डायग्राम से पता चलेगा। तो सबसे पहले अल्फा कणों का स्रोत ले लिया ना, अल्फा कणों का स्रोत ले लिया और वहां से क्या किया कि अल्फा कणों के बीच में एक क्या लगा दी? एक पट्टी सी, एक पर्दा जिसमें बीच में एक छिद्र कर दिया। उस छिद्र में से वो कण क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं ना, सीधे के सीधे क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। कुछ कण अपनी दिशा से विचलित हो गए, कुछ कण क्या हुए? सीधा ही निकल गए। सीधा निकले तो वहां पर सेंटर में जाकर वो इस सोने की पन्नी से टकराए। जब टकराए तो फिर विचलित हो गए। राइट, हमने मान लो एक स्रोत लिया जिसमें अल्फा कण है। अल्फा कण है यानी कि छोटा हीलियम के कण है। वो हीलियम के जो कण हैं वो क्या कर रहे हैं? बौछार की। तो कण क्या हुए? कुछ इधर उधर बिखर गए और कुछ कण जो है वो सीधे निकले। जैसे ही निकले तो सोने की पन्नी पर टकराए, वहां पर उनका और विस्तार हो गया, यानी कि वहां पर वो पूरी तरह से बिखर गए। जैसे ही बिखरे तो कणों में क्या स्थिति उत्पन्न हुई उसको अपन एक डायग्राम से समझेंगे और वो डायग्राम जो है अपना क्या होगा उसे हम वहां पर देखेंगे कि अपन अपने डायग्राम में किस तरह से उसे व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो उन्होंने प्रयोग किया था, जब सोने की पन्नी पर प्रहार किया था अल्फा कणों का, तो उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला? तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग में बिना विचलित हुए क्या किया? स्वर्ण पत्र पर जाकर के टकरा गए और कुछ अल्फा कण अपने मार्ग में थोड़ा सा विचलित हो गए। देखा ना अभी आपने क्या था? यहाँ पर देखा था ना कि कुछ कण क्या हो गए? सीधे निकल गए, ये सीधे निकल गए। कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए और कुछ कण वापस लौट कर भी आ जाते हैं। कौन से कण आए, कितने आए, वो सब अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अल्फा कण बहुत कम अल्फा कण, लगभग कितना? जितने कण आपने दिए उसमें से 20,000 अल्फा कण टकराकर अपने मार्ग पर क्या आ गए? पुनः वापस। 20,000 में से केवल एक कण ऐसा था जो लौट कर आ रहा है, बाकी क्या हो रहे हैं? सीधे जा रहे हैं या विचलित हो रहे हैं। तो ये रदरफोर्ड ने कहा। इन शॉर्ट बोलूं तो रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर प्रहार किया। प्रहार करते ही बहुत सारे कण अल्फा कण डाले। तो डाले जब क्या हुआ कि उनमें से कुछ कण तो क्या सीधे निकल रहे थे, कुछ टेढ़े हो गए। बस एक कण 20,000 कणों में एक कण वापस लौट कर आ रहा था। ये निष्कर्ष किसने दिया? रदरफोर्ड ने। ये जो आपके पास सामने स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है वो इस बात को पूरी तरह से क्लियर कर रहा है। अल्फा कण की बौछार दिखाई दे रही है ना? अब इस कण में क्या है? सेंटर में धनावेशित गोला है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जब अल्फा कण जब इससे टकराकर वापस जा रहा है तो इसका मतलब धनावेश भी पूरी तरह से क्या नहीं है? बिखरा हुआ नहीं है। थोड़ी सी जगह में ही क्या है? नाभिक है। नाभिक में धनावेश है और इलेक्ट्रॉन भी क्या है? असमान रूप से वितरित है। तभी तो किरणें टकरा रही है और विचलित हो रही है। बात समझ में आ गई होगी। अल्फा कणों का पूरा सीन क्लियर हो गया है। रदरफोर्ड का मॉडल एकदम क्लियर हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आपको बात समझ में आ जाए। क्लियर? इसीलिए कहा गया, पता है क्या, कि इसका जो परमाणु जो होता है, परमाणु का जो त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है बच्चों? परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। वहीं नाभिक की त्रिज्या होती है मेरे प्यारे बच्चों कितनी? नाभिक की त्रिज्या होती है बहुत कम, 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर? ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जी बिल्कुल। फटाफट स्क्रीनशॉट मारेंगे, जल्दी से चलते हैं आगे।
इस प्रयोग से रदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले, जो पीछे आपने किया उससे। क्या था? परमाणु से अधिकतर स्थान रिक्त है, देखा ना वहां पर रिक्ति तो था। अधिकतर अल्फा कण उनमें से सीधे ही निकल जाते हैं। धनावेशित अल्फा कणों का सभी दिशाओं में विचलित होना यह दर्शाता है कि परमाणु का मध्य स्थान पर कोई समान आवेश उपस्थित है। बाहर निकल गए ना टकरा टकरा कर, तो कोई ना कोई आवेश तो है, लेकिन एक ही आवेश है, तभी तो क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। अगर अलग अलग आवेश होता तो वहीं पर आकर्षण भी होता, प्रतिकर्षण, लेकिन समान आवेश उपस्थित है। जो भी है बिखरा हुआ जो भी है, पर आवेश समान है, राइट। उसके बाद उन्होंने कहा कि चूंकि स्वर्ण पत्थर से टकराकर वापस लौटने वाले अल्फा कणों की संख्या बहुत कम होती है, अतः परमाणुओं के अंदर उपस्थित धनावेश वस्तु का आयतन अत्यंत कम होता है। देखा ना, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। अब ये क्या कह रहा है अगला टॉपिक? रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल के अनुसार परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। सही है, कोई भी डाउट नहीं है। उसका द्रव्यमान कहाँ निहित है? सेंटर में निहित है, तभी तो वहां से कण वापस आ रहा है, इतना भारी है, राइट। सेकंड क्या बोला कि परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान रिक्त होता है, केवल एक ही जगह पर संपूर्ण है, बाकी भाग उसका क्या है? रिक्त है। परमाणु में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन और धनावेशित प्रोटॉन की संख्याएं समान होने के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है? तभी तो उसमें धनावेश भी है ऋणावेश भी है, तो वो क्या है भाई? उदासीन है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। बात समझ में आ गई होगी, राइट। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, चलते हैं आगे। अगला टॉपिक आपके पास देखो, नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में काफी कम होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ में चक्कर लगाता है। देखो जी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन और नाभिक, नाभिक सेंटर में हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही नाभिक को देखा गया तो उसके चारों तरफ गोल वर्ताकार पथ है। इसको आगे मॉडिफाइड किया गया है, लेकिन अभी जो है रदरफोर्ड कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर एक वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। अब आया रदरफोर्ड मॉडल के दोस्त, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। रदरफोर्ड मॉडल तो क्लियर हो गया। क्या है रदरफोर्ड मॉडल? कुछ नहीं। रदरफोर्ड आया, उसने कहा एक सोने की पन्नी ली, अल्फा कण लिए, बौछार की, किरणों को निकाला, कुछ कण आ गए कुछ कण चले गए। उन्होंने कहा कि सेंटर में द्रव्यमान निहित है, पर उसका द्रव्यमान बहुत कम है नाभिक में, और नाभिक के चारों तरफ भी कण मौजूद हैं, वो कण भी समान है, जो भी कण है। फिर उन्होंने कहा वो धनावेशित कण है जो सेंटर में है, और जो ऋणावेशित कण है वो चारों तरफ समान रूप से फैले हुए हैं। ठीक है। और वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु जो होता है उसमें नाभिक केंद्र में होता है, और उसके चारों तरफ वर्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये था रदरफोर्ड मॉडल इन शॉर्ट। अब चलते हैं हम आगे और देखते हैं क्या अपना टॉपिक जो है रदरफोर्ड ने कहा इसके दोष क्या हैं। पता है बच्चों, रदरफोर्ड ने कहा कि लगातार वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते रहते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने कहा कि लगातार इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा के ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तो वो जब उत्सर्जन कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? उत्सर्जन करेंगे तो वो एक समय के बाद में क्या हो जाएगा? नाभिक में गिर जाएगा। तो इसका मतलब परमाणु तो अस्थायी हो गया, जबकि परमाणु तो क्या है भाई? स्थायी है। तो उन्होंने पहला दोष क्या दिया कि रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाया करते हैं, और ये सही नहीं कहा, क्योंकि इस प्रकार परमाणु कभी स्थायी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लगातार चक्कर लगाएंगे तो एक समय के बाद में ऊर्जा क्या होगी? उत्सर्जित करके लास्ट में क्या हो जाएंगे? नाभिक में गिर जाएंगे। तो परमाणु अस्थायी, क्योंकि परमाणु तो क्या है? स्थायी है। हम सब परमाणु देख रहे हैं, पदार्थ जो होता है वो कणों से ही तो मिलकर बना है, तो परमाणु तो स्थायी है ना भाई। सेकंड कहा कि कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उन्होंने निश्चित
नहीं की कि एक कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो रदरफोर्ड की ये दो कमियां हैं, ये कमियां एग्जाम में पूछी जाती है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आपको बात समझ में आ जाए। हो गया, डन। चलते हैं आगे। अब आ गया रदरफोर्ड के बाद न्यूट्रॉन। सही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सब क्लियर हो गया, मॉडल के अंदर समझ में आ गया। अब आता है न्यूट्रॉन, क्योंकि भाई 2 कण हैं तो फिर भी द्रव्यमान अलग अलग कैसे आ रहा है, तो इसलिए कहा कि एक कण मौजूद और है। और इसकी रिसर्च जो है सबसे पहले किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज माइकल फैराडे और बाद में थॉमसन, फिर उसके बाद में प्रोटॉन रदरफोर्ड आया, और उसके बाद में न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। इसकी ट्रिक बताऊंगी लास्ट में, लास्ट तक जुड़े रहो, ठीक है। चलते हैं आगे। ये क्या कह रहा है जी? रदरफोर्ड ने यह देखा कि हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य सभी तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन के कुल द्रव्यमान से कम 2 गुना होता है। तो कम से कम 2 गुना तो कोई भी द्रव्यमान है, 2 गुना तो है ना भाई। अपन ने देखा है ना, परमाणु क्रमांक को मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, तो उसका द्रव्यमान जो है 2 गुना ही तो था। 6 का 12 था, 8 का 16 था ना, तो वो 2 गुना ही होता है। तो उसके बाद आगे चलते हैं। निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में अवश्य ही कोई उदासीन कण विद्यमान होना चाहिए जिसका मान द्रव्यमानों के प्रोटॉनों के लगभग बराबर हो, आवेशहीन हो, लेकिन उसका क्या हो? परमाणु में अवश्य ही कोई उदासीन कण विद्यमान होना चाहिए, क्योंकि इसीलिए द्रव्यमान पर फर्क तो पड़ रहा है। राइट, पकड़ तो लिया वैज्ञानिकों ने, आपकी तरह होशियार थे ना, इसीलिए। चलते हैं आगे। तो खोज सबसे पहले जेम्स चैडविक ने की और उन्होंने उदासीन कणों का पता लगाया और कहा कि कणों की विद्युत उदासीनता इकाई, इनका नाम न्यूट्रॉन रखा गया और इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर रखा गया, पर आवेश इन पर सदैव क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। राइट, चलते हैं आगे। अब आता है कि न्यूट्रॉन के बारे में बताया कि न्यूट्रॉन के गुण क्या है। न्यूट्रॉन का पहला गुण, कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन कण है। हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ये सदैव उदासीन होता है, पर हमेशा कहाँ मौजूद होता है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, और इलेक्ट्रॉन परमाणु में क्या होते हैं? नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉनों के प्रोटॉन के साथ परमाणु के केंद्र स्थान नाभिक में उपस्थित रहता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6 × 10⁻24 होती है, जो कि किसका द्रव्यमान है? प्रोटॉन का द्रव्यमान है। वही क्या होता है? न्यूट्रॉन का होता है लगभग क्या? 1 AMU, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट होता है। राइट, बात समझ में आ गई? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आगे बढ़ सकें। तो बच्चों, अब अपना टॉपिक जो अपन ने आज जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो सब आपको समझ में आए हैं या नहीं? नहीं वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको आ रहे हैं, इसीलिए आप इतने सारे बच्चे एंड तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राइट, तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आपको जो मैंने क्वेश्चंस वीडियो में बताए हैं अभी, वो सब आपको लिखने हैं और होमवर्क जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लेना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपने होमवर्क लिया है या नहीं। ठीक है ना? तो अच्छे से पूरे नोट्स के साथ आप तैयार करेंगे टॉपिक्स को। आज जो ये पढ़ा है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगी, तो फटाफट जाकर के अच्छे से इसको रिवाइज करना, नोट्स बनाना। जब तक मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँ तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।